वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की जो ये कक्षा है, आज हम बच्चों कक्षा छठी का हिंदी का पेपर एनुअल एग्जाम, जिसको हम हिंदी में वार्षिक या फिर सत्रांत परीक्षा भी कहते हैं, और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। पेपर होगा कुल 60 अंक का, समय होगा हमारा 2.5 घंटे। तो ये पेपर केंद्रीय विद्यालय संगठन और का है। ये देखते हैं कि इसमें किस तरीके के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, कैसे-कैसे पैसेज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यदि आपने जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा बेनिफिट ले सकें। चलिए देखते हैं, कुछ यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। पेपर 4 खंड में क, ख, ग, घ, और प्रश्न को पढ़कर सबके उत्तर लिखने हैं और इसके बाद में समय सीमा को ध्यान में रखते हुए पेपर को करना है। चलिए शुरू करते हैं। खंड क में दिया गया है अपठित गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश बोलते हैं पैसेज को, पद्यांश बोलते हैं पोएम को। तो ये ध्यान रखना, पोएम हो गया, स्टैंजा हो गया, तो ये जो है पैसेज करते हैं। अब हम सॉल्व। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। उत्तर हमने लिखना है यहाँ पर। चलिए, पैसेज क्या है? मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर हमारी जलवायु में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, तो इसका सीधा असर हमारे शरीर पर भी दिखने लगता है। अगर ज्यादा ठंड पड़ती है तो हमें सर्दी हो जाती है, लेकिन अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो हम सहन नहीं कर पाते। पर्यावरण वह प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन के बढ़ने और पोषण में सहायता करता है। प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में अहम भूमिका निभाता है। सारी बातें इसमें पर्यावरण की बताई गई है और मनुष्य की बताई गई है। यह मनुष्य, जानवरों और अन्य जीव जंतुओं के विकास के लिए सबसे जरूरी तत्व है। कौन सा है? पर्यावरण। मनुष्य अपने गतिविधियों से अपने पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। कैसे कर रहा है? ह्यूमन बीइंग ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूटेड हो रहा है और जो है एनवायरनमेंट धीरे-धीरे डैमेज भी हो रहा है। विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण को नष्ट करना आरंभ कर दिया है। यह दौड़ न केवल मनुष्य को वरन अन्य जीव जंतुओं को भी एक दिन अंधे कुएं में धकेल देगी। ये था पैसेज। यहाँ पूरे पैसेज में बताया गया है कि किस तरीके से मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यदि मानव की थोड़ी सी भी गलत एक्टिविटी हो गई या ऐसे कोई विकास की अंधी दौड़ के कारण यदि पर्यावरण को नष्ट करना शुरू कर दिया है, तो वह दिन दूर नहीं कि जब जो है पर्यावरण खत्म हो जाएगा, और जब पर्यावरण ही नहीं बचेगा सही, तो मनुष्य भी जो है अंधे कुएं में धकेल दिया जाएगा। ये पैसेज दिया गया है। अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। क्या-क्या है प्रश्न उत्तर? जलवायु में परिवर्तन का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर में सर्दी या गर्मी की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। शरीर में केवल सर्दी की समस्या होती है, शरीर में केवल गर्मी की समस्या होती है। तो ऊपर पैसेज में दिखाया गया है यहाँ पर कि जो है बात करें, यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि यहाँ लिखा है कि शरीर पर दिखता है असर। ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमें सर्दी लगती है, गर्मी पड़ती है तो हम सहन नहीं कर पाते। तो दोनों ही चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। जैसे ही जलवायु परिवर्तन होता है तो सर्दी और गर्मी की समस्याएँ हमारे शरीर में आने लगती है। प्राकृतिक पर्यावरण का क्या महत्व है? यह केवल जलवायु से संबंधित है। यह जीवन के अस्तित्व और विकास में मदद करता है। यह सिर्फ मानव जीवन को प्रभावित करता है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो बच्चों, प्राकृतिक पर्यावरण सिर्फ मानव जीवन को प्रभावित नहीं करता, मानव जीवन के साथ-साथ यह जीव-जंतुओं के जीवन को भी प्रभावित करता है, चाहे वो जीवन किसी का भी हो, पेड़-पौधे हों, जीव-जंतु हो, तो कोई भी है, पेड़ है, जीव-जंतु है, इसमें मनुष्य भी आ गया है, तो सबको प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ख। तीसरा है, विकास की अंधी दौड़ का क्या अर्थ है? विकास की अंधी दौड़ का अर्थ है प्रकृति के अनुकूल विकास नहीं। विकास की अंधी दौड़ का मतलब होता है विकास के चक्कर में हम विकास के चक्कर में डेवलपमेंट के चक्कर में हम नेचर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम पर्यावरण को खत्म कर रहे हैं। तो ये है विकास की अंधी दौड़। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाव। नहीं, जब हम अंधी दौड़ में लगते हैं तो हम ये भी नहीं देखते कि क्या हमारे लिए फायदेमंद है और क्या हमारे को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावरण को नष्ट करने वाला विकास। तो सी उत्तर हो जाएगा इसका। फोर्थ है क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रति मनुष्य की गतिविधियों का क्या असर होता है? पर्यावरण के प्रति यदि मनुष्य की गतिविधियां अनुकूल नहीं है तो पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं,
पड़ता है, पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। यदि मनुष्य की गतिविधियाँ जो है गलत हो गई तो पर्यावरण ज़रूर खराब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास की अंधी दौड़ किसे कुएँ में धकेल देगी? मनुष्यों को, जीव-जंतुओं को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर हो जाएगा दोनों को। विकास की अंधी दौड़ मनुष्यों के साथ-साथ जीव-जंतुओं को भी अंधे कुएँ में धकेल देगी। अब बात करते हैं, ये है अब अपठित पद्यांश। अब बात है हमारी अपठित पद्यांश की। देखते हैं क्या दिया गया है अपठित पद्यांश। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को हमने चुनना है। यहाँ पर जो है स्टैंजा दिया गया है, हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। जी तृप्त होना का मतलब होता है कि मन खुश हो गया है, मन खुश हो गया, मन खुश हो गया। नथनों से प्राणों तक खिंच गई गंध की लकीर सी, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा दिल, वाह धन्य है वसंत ऋतु। ये हमारा पैसेज है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न किस तरीके के हैं। कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? यहाँ पर लिखा है धन्य है वसंत ऋतु, तो इसका मतलब वसंत का जिक्र है इसमें। रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया? यहाँ पर रंग बिरंगे फूल देखकर, हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। इसका मतलब हो गया है कि चापलूसी आ गई, कृतज्ञता आ गई, प्रसन्नता, संतुष्टि। तो यहाँ जो लिखा है कि तृप्त हो गया मतलब खुश हो गया है, प्रसन्न हो गया है, यहाँ पर आ जाएगा ख उत्तर। आगे बढ़ते हैं, गंध की लकीर सी से क्या अभिप्राय है? गंध की लकीर का अभिप्राय है गंध की रेखा, हृदय में सुगंध की अनुभूति, सुगंध से हृदय में प्रसन्नता की अनुभूति होगी, तो ग उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, कवि के अनुसार रंगों की बरसात कहाँ हो गई? रंगों की बरसात यहाँ लिखा गया था, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, तो यहाँ पर हो जाएगा खेतों में, आंगन में, घरों में, उपवनों में, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ इसका मतलब हो जाएगा कि क्यारी, क्यारी का मतलब है क्यारी को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर खेतों में, आंगन में, गन, उपवनों में, तो खेतों की बात की गई, यहाँ पर क्यारियां खेतों में बनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? रंग बिरंगे फूल, गंध की लकीर, बसंत ऋतु। तो इसमें पूरे पैसेज में बसंत ऋतु के बारे में कहा गया कि किस तरीके से वसंत ऋतु के आने पर, वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में क्या-क्या, आगमन पर प्रकृति में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बताया गया। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, नए नए फूल जो है लगने लगते हैं, चारों तरफ प्रकृति जो है फूलों की गंध से खुशबूनुमा हो जाती है। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ख। आगे बढ़ते हैं, अब है पठित गद्यांश भी और पद्यांश भी। चलिए प्रश्न क्या लिखा है? 3 है, पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। ठीक है, चुनकर यहाँ हो जाएगा उत्तर दीजिए। चलिए, मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। मतलब जो मॉरिशस देश है वो समुद्र के बिल्कुल लेवल में ही है। मॉरिशस वह देश है जहाँ की जनसंख्या का 67% लोग भारतीय खानदान के हैं, जहाँ 53% लोग हिंदू हैं। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और बम्बई है, और जिसके एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ बनारस भी है, गोकुल भी है, ब्रह्म स्थान भी है। मॉरिशस वह देश है जहाँ माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने का रिवाज है। अब आगे लिखा है, चूंकि मॉरिशस के हिंदुओं में अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए मॉरिशस का जो इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु संस्कृति की भाषा फ्रेंच है, मगर जनता वहाँ क्रेओल बोलती है। क्रेओल का फ्रेंच से वही संबंध है जो संबंध भोजपुरी का हिंदी से। क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा। ये है पैसेज। तो अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछे गए हैं। मॉरिशस समुद्र तल से कितने मील, मतलब मॉरिशस जो है समुद्र से कितने मील दूर है? तो यहाँ पर दिया गया है 15 मील, 8 मील, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये ब्रैकेट वाले निशान आगे पीछे हो गए हैं। चलो फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं। मॉरिशस समुद्र तल से कितने मील दूर है? तो यहाँ लिखा है कि 15 मील। 15 मील है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क, 15 मील। अगला प्रश्न है, मॉरिशस में भारत के लोगों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? अब यहाँ ऊपर ही प्रश्न लिखा है, यहाँ की जनसंख्या के 67% लोग जो है 67% लोग जो है भारतीय खानदान के हैं, तो यहाँ पर 67% हो जाएगा। मॉरिशस के माध्यमिक विद्यालयों को क्या कहने का रिवाज है?
स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, पाठशाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉलेज कहने की प्रथा है। यहाँ पर ऊपर ही लिखा गया माध्यमिक स्कूलों को कॉलेज कहने की प्रथा है। आगे बढ़ते हैं। क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जनभाषा कौन सी है? तो है वो भोजपुरी। आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस के हिंदुओं में सबसे अधिकांश लोग कहाँ के हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा लोग हैं मॉरिशस में बिहार और उत्तर प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त और सही उत्तर चुनिए। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। यहाँ पर में आएगा। अब देखिए ये था हमारा जो है पैसेज, जो कि हमारी किताब से ही लिया गया, चेतक की वीरता से। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त ऊपर दी गई पंक्तियां पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो चेतक की वीरता से। प्रश्न 2, पद्यांश के अनुसार राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? बलवान, अर्जुन, चेतक, समीर। तो चेतक नाम है। कविता की पंक्तियों के अनुसार चेतक ने किसके सिर पर दौड़ते हुए शत्रुओं को मारा? तो किसके सिर पर? यहाँ लिखा है किसके सिर पर, है ना? तो यहाँ उत्तर है राणा प्रताप। किसके सिर पर दौड़ते हुए? राणा प्रताप के। शत्रुओं के मस्तक पर, बाघों के, और भालों और ढालों के। तो यहाँ बात की गई है कि शत्रुओं की। तो शत्रुओं के मस्तक पर, है ना, शत्रुओं के मस्तक पर जो है ये से ऊपर से जाते हुए राणा प्रताप जो है ये अपने घोड़े पर बैठकर, चेतक पर बैठकर दुश्मनों के सिर के ऊपर से दौड़ते हुए जाता था। चेतक किन के बीच में निर्भीक होकर उड़ते हुए जाता था? ढालों में, भयानक भालों में। दोनों सही है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोनों सही है। यहाँ लिखा है निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा चेतक किन के बीच निर्भीक होकर गया? तो उत्तर दिया गया निर्भीक गया वह कहाँ से? ढालों से। ढालों से इसका उत्तर हो जाएगा, ढालों से। भालो भी देख लेते हैं, लिखा गया है क्या? उड़ गया भयानक भालों में। ये भी ठीक है। ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे। तो दोनों ही सही हैं। आगे दिया गया कविता में चेतक की विशेषता क्या बताई गई है? वह डर से शत्रु से भागता था, वह शत्रु को आसानी से हरा देता था, वह राणा के साथ कभी नहीं रुकता था, वह बहुत ही साहसी था और तेज भी था। अब यहाँ विशेषता की बात बताई गई है, तो राणा का जो घोड़ा था चेतक, वह बहुत साहसी था और वह बहुत ही तेज भी था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। तो चलिए अब ये थे हमारे पैसेज। अभी तक हमने पैसेज सॉल्व किए हैं और अब हम बढ़ते हैं खंड ग दिया गया है पठित बोध। पठित बोध में हमारी जो किताब है मल्हार, मल्हार में से हमने कुछ क्वेश्चन जो दिए हैं यहाँ पर उनको सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम एक एक करके प्रश्न उत्तर को भी हल करते हैं। प्रश्न 5 में दिया गया है पाठ्य पुस्तक के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर लिखने हैं। बच्चों 5 के उत्तर आपको लिखने हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि सभी के उत्तर लिखेंगे एक एक करके जो भी प्रश्न दिया गया। पहला प्रश्न क्या दिया गया यहाँ पर देखते हैं, मॉरिशस के बारे में है। मॉरिशस के मध्य स्थित झील का नाम परी तालाब क्यों रखा होगा, क्यों पड़ा होगा? तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका उत्तर। इसका पहले का उत्तर हम यहाँ लिख देते हैं, खाली जगह है क वाले का। देखो पाठ में दिया गया था कि परी तालाब जो है वो एक तीर्थ स्थान तो है ही, उसके अलावा वो एक पिकनिक का स्पॉट भी था। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि परी तालाब, परी जो तालाब है एक तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थान के अलावा क्या था? के अलावा पिकनिक, पिकनिक का स्थान भी है, का स्थान भी है। इसके बाद है यह तालाब जो है, यह तालाब बहुत सुंदर है, यह तालाब बहुत सुंदर है, तालाब है। इसके बाद हम लिखेंगे यह ऐसा लगता है, यह ऐसा लगता है जैसे कि मानो यहाँ पर परियां रहती हूँ, है ना?
परियों का निवास स्थान हो। और जो है इसके अलावा मॉरिशस में भारतीय ज्यादा हैं और भारतीय लोग परियों में बहुत विश्वास रखते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में परियों को अधिक मान्यता दी गई है, इसलिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि परी तालाब इसलिए कहा गया क्योंकि यह तीर्थ स्थान के अलावा पिकनिक का भी स्थान है और यह तालाब बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर परियों का निवास स्थान हो। इसके अलावा भारतीय जो संस्कृति में परियों को अधिक मान्यता दी गई है, इसलिए जो है इस तालाब को जो परी तालाब का नाम भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्या दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, देखते हैं क्या है उत्तर। प्रश्न है, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। अब ये बताना है किनकी आंखों में ईर्ष्या थी और किनकी आंखों में जो है सत्कार था। तो देखो, ये जो प्रश्न है ये आया है परीक्षा से, परीक्षा पाठ से है। अब परीक्षा में क्या हुआ था बच्चों, पंडित जानकीनाथ दीवान बन गए थे और जब वो दीवान बने थे तो दरबार के जो कर्मचारी थे, राजा था और दरबारी थे, वो सब खुश थे। ठीक है, क्योंकि उनको नया क्या मिल गया, दीवान मिल गया। लेकिन जो दीवान पद के लिए उम्मीदवार आए थे वो नाराज हो गए थे। तो यही सब हमने लिखना है, तो चलो लिखते हैं। पंडित जानकीनाथ के दीवान बनने पर राजा, दरबारी और कर्मचारी कर्मचारियों लिख देते हैं यहाँ पर, कर्मचारियों की आंखों में सत्कार था, क्योंकि उन्हें नया कौन मिल गया था, दीवान मिल गया था। परंतु दीवान पद के लिए आए उम्मीदवारों की आंखों में ईर्ष्या थी। क्या थी, ईर्ष्या थी, है ना। क्योंकि पंडित जानकीनाथ का दीवान बनना उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो ये हो जाएगा उत्तर। चलो, तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती, ये ख के बाद एक बार फिर से ख ही आया लिखा, यहाँ पर या में आया इसके, इसी के उत्तर में है कि भाई बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया। तो इसका उत्तर यदि हमें लिखना है तो हम लिखेंगे, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से घोड़ा ले जाने वाली घटना किसी को न बताने का वचन लिया। बाबा भारती ने कहा था कि घोड़ा चुराने वाली जो घटना है ये आप किसी को मत बताना, नहीं तो लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे। आगे दिया गया है प्रश्न, घ कविता जलाते रहो में अंधेरे या तिमिर के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया गया है, तो वो लिखना है। तो ये आप जो है देखेंगे कविता में कि आपने पढ़ा होगा, कविता जलाते रहो में
अंधेरे के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया गया है, तो आप जो है उनको एक एक करके लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे, इसमें जो आएगा उत्तर में वो क्या क्या लिखना है हमने। जैसे अंधेरे और तिमिर के लिए लिखा है, तो अंधेरे और तिमिर, अंधेरा और तिमिर एक ही शब्द है बच्चों, ये सिर्फ पर्यायवाची है। तो इसके लिए जो जो शब्द यूज हुए हैं, एक तो हुआ है प्रयोग कविता में, तिमिर के लिए शिला यूज हुआ है। इसके अलावा जो बात करते हैं, सरिता का शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा जो है अमावस शब्द का प्रयोग हुआ है, अमावस। और यदि बात करें तो तूफान शब्द का भी प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा बात करें तो दीपक शब्द का भी प्रयोग हुआ है, दीपक है, ठीक है। या फिर जो है अमावस हो गया। तो ये ऐसे ही ढेर सारे शब्द हैं, विद्युत शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न है, यहाँ हमने बताना है कि इसका उत्तर लिख लेते हैं, बिहू वाले प्रश्न का, बिहू का उत्तर यहाँ लिख देते हैं। बिहू कैसे एक कृषि आधारित जो है त्योहार है, ये बताना है। अब हमने इसको पढ़ा था सत्रिया वाले पाठ में, सत्रिया वाले पाठ में लिखा गया था, क्या लिखा है उसी को हमने लिखना है। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, आधारित त्योहार है, क्योंकि क्योंकि बिहू जो त्योहार है वह साल में 3 बार मनाया जाता है, क्योंकि बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है वो भी लिख देते हैं। सबसे पहले, सबसे पहले जब किसान बीज बोता है, पहली बात। फिर जब धान रोपता है, जब धान की रोपाई होती है, रोपता है। और फिर तब जब खेतों में, खेतों में फसल या अनाज तैयार हो जाता है। तो ये हमने लिखना था, हो जाता है। चलिए ये भी हो गया है। आगे कहा है कि प्रश्न है, बीज को अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है, बीज को अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलेगा वो बताना है। तो बीज को अंकुरित होने में इसका उत्तर हम यही लिख देते हैं, बीज को अंकुरित होने में सबसे जरूरी है मिट्टी, फिर है धूप, उसके बाद पानी, पानी के बाद हवा। यदि ये चारों चीजें हैं तो जो है बीज अंकुरित हो जाएगा। मिट्टी भी चाहिए, धूप भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए, इसके अलावा पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। अब यहाँ दिया गया, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखना है ना। जो है लिखा गया है, भोर भयो गयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर वंशीवट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। तो इसका अर्थ बताना है क्या है। तो इसमें यहाँ लिख देते हैं नीचे ही छह वाले को लिखेंगे, इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अपनी माता को कहते हैं कि मैं तो, मैं तो भोर, भोर का मतलब होता है सुबह, होते ही, होते ही गयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, मतलब कि मधुबन में गायों के पीछे भेज दिया जाता हूँ, भेज दिया है ना जाता हूँ। और क्या है कि चार पहर, बच्चों चार पहर का मतलब होता है कि चार पहर मतलब कि 12 घंटे, 12 घंटे, क्या है 12 घंटे। और 12 घंटे का मतलब होता है कि दिन भर, 12 घंटे में दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो यहाँ लिखा है कि दिन भर, दिन भर वंशी वट भटक्यो, है ना। तो यहाँ पर लिखा कि दिन भर जो है मैं तो
कहाँ? मधुबन में ही भटकता रहता हूँ, मधुबन में ही भटकता हूँ और साँझ परे शाम को घर आता हूँ। तो ये बातें कौन कहता है? ये बातें श्री कृष्ण अपनी मैया को बोलता है। जब उसकी मैया पूछती है कि क्यों रे कृष्ण, माखन किसने खाया? तो फिर जब उत्तर नहीं कुछ बचता तो कृष्ण यही बातें कहता है कि मैया, मैं तो सुबह होते ही मधुबन में गायों के पीछे भेज दिया जाता हूँ और दिन भर मधुबन में रहता हूँ, भटकता रहता हूँ इधर उधर और शाम को घर आता हूँ, मैंने माखन नहीं खाया है। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? मैच द फॉलोइंग आगे भी। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलान करना है। जैसे पहला शब्द है क्रेओल, दूसरा है पहर, फिर है मधुबन, अंगारक, वायु और बोहाग बिहू। क्रेओल क्या होती है? मतलब दो भाषाओं के मिलने से बनी नई भाषा को क्रेओल बोलते हैं। ये मॉरिशस वाले लेसन में दिया गया। पहर क्या होता है? पहर हमने अभी बात की थी, समय मापने की इकाई। एक पहर में एक पहर में 4 घंटे होते हैं। चलिए आगे मधुबन। मधुबन क्या है? मधुबन है मथुरा में यमुना के किनारे का एक वन, मधुबन उसको बोलते हैं। अंगारक वायु है सांस छोड़ने पर निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू है असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार, उसको हम बोहाग बिहू कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मैच भी हो गया है। अब बात है हमारी व्याकरण की। व्याकरण में क्या क्या दिया है? प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है समानार्थी शब्द लिखें, हवा और घोड़ा। हवा को हम पहले हवा के दो दो करके लिखते हैं, पेपर में आपको मिलेगा तो एक भूल भी जाएंगे, गलत भी हो तो दो लिख देने। हवा को हम वायु बोलते हैं, वायु, समीर भी बोलते हैं, ठीक है, और पवन भी बोलते हैं। वायु, हवा, समीर, पवन। घोड़ा को हम अश्व भी बोलते हैं, अश्व, घोटक, घोटक, तुरंग भी बोलते हैं, तुरंगबाजी, हय भी बोलते हैं, हय। तो ये ढेरों शब्द मैंने लिखवा दिए हैं, पेपर में आपको एक लिखना है। आपको मैंने कई सारे लिखवा दिए, घोटक, अश्व, हय, तुरंग, बाजी। तो इनमें से कोई भी एक आप लिख देंगे। ख वाला है, दिए गए वाक्य में से सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। बीज का जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाना गोला, तो जो शब्द उसे है ये ही हमारा सर्वनाम शब्द है। हिरण के झुंड ने ताड़ लिया था कि उनके ऊपर शेरों की नजर है, तो यहाँ पर उनके जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। आगे प्रश्न है, किन्हीं दो शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 3 दिए गए यहाँ पर, जैसे दयालु, दयालु का होता है निर्दयी, विलोम निर्दयी हो गया। योग्य, योग्य का हो जाएगा अयोग्य, योग्य का क्या हो जाएगा? अयोग्य। और आशा का क्या हो जाएगा? इसका यहीं लिख देते हैं, निराशा। बच्चों साथ ही साथ आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। कमेंट भी करते रहें कि आपसे जो भी प्रश्न आपको समझ आ रहा है उसका उत्तर आप कमेंट में जरूर लिख के भेजें। अब यहाँ पर दिया गया है मुहावरे या कहावत का अर्थ लिखिए और इसका प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ दिया गया, फूले न समाना, फूले न समाना, है ना? तो इसका मतलब होता है, फूले न समाना का मतलब बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। इसका वाक्य हम बनाएंगे जैसे कि जानकी नाथ दीवान पद दीवान पद पाकर, जानकी नाथ दीवान पद पाकर फूले न समाये, फूले न समाये, ऐसे लिख देंगे। अब अगला वाक्य, एक अनार 100 बीमार। इसका मतलब होता है वस्तु कम है, वस्तु कम पर जो है मांग ज्यादा, है ना? वस्तु कम है मांग ज्यादा। इसका मतलब है दीवान पद के लिए, दीवान पद तो एक था मगर उम्मीदवारों की भीड़ लग गई, भीड़ लग गई, है ना? दीवान पद तो एक था मगर उम्मीदवार, है ना, उम्मीदवार जो थे, कैंडिडेट जो है, उनकी भीड़ लग गई। फिर लिखेंगे यह तो वही बात हुई कि
एक अनार 100 बीमार। ठीक है जी, ये हो गया। अब है समान तुक वाले शब्द लिखिए। पाला, पाला इसका हो जाएगा भाला। चालो ढालो, चालो ढालो। पायो पठायो, पायो पठायो। लहर, शहर, कहर, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। शहर हो गया, कहर हो गया है, ठीक है, नहर हो गया है। तो इस तरीके से आपको जो भी शब्द समझ आता है वो आप लिख देंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए। प्रातःकाल की सैर, मेरा प्रिय अध्यापक, खेलों का महत्व। अब बच्चों ये जो चीजें हैं अनुच्छेद लेखन आपको खुद की इमेजिनेशन से लिखने हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। जो भी आपको इन तीनों में से समझ आ रहा है वो आप जो है इसके बारे में लिख देंगे। जैसे हम यहाँ लिखना शुरू करें, एक लिखेंगे, बाकी आप खुद से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे बात करते हैं प्रातःकाल की सैर, प्रातःकाल की सैर, है ना। तो इसके बारे में हमें लिखना है। चलिए लिखते हैं। 2-3 लाइनें मैं लिख के बता रहा हूँ, बाकी आप जो है खुद से भी लिखेंगे, है ना। तो ये है कि प्रातःकाल का समय, प्रातःकाल का समय सैर करने के लिए, सैर करने के लिए सबसे सही समय है, क्योंकि इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और जो हवा है बिल्कुल क्या होती है, हवा बिल्कुल शुद्ध होती है ना। फिर है विद्यार्थी जीवन में तो तो प्रातःकाल की सैर करना सबसे जरूरी है। इससे हमारा मन शांत और हमारी मन की दशा अच्छी होती है। सैर करने से, सैर करने से हमारा मन तरोताजा होता है और हमारा शरीर भी जो है सक्रिय रहता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं रहता है। इसलिए हम सभी को प्रातःकाल में, प्रातःकाल में जल्दी उठकर सैर करनी चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो जो 2 टॉपिक बच गए हैं उनका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनुच्छेद बनाकर डाल दिया जाएगा। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में पिन करके भी डाल दें। अब बात करते हैं प्रश्न 9 दिया गया, अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को पत्र लिखकर कक्षा की फर्नीचर की कमी से अवगत कराइए। बच्चों इस तरीके के पत्र है ना आप क्लास में भी खुद लिखते हैं और ऐसे ही ढेरों वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हैं, जिसमें हमने हर बार एक नए प्रकार का जो है पैसेज किया है, करने की कोशिश की है। तो आप वहां से भी देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग में आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे हम लिखेंगे सेवा, सेवा में श्रीमान, श्रीमान प्राचार्य महोदय
केंद्रीय विद्यालय डैश डैश एक्स वाई जेड या अ ब स, और आप अपने राज्य का नाम लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ओडिशा। ये हो गया। विषय क्या लिख देंगे? विषय है कि फर्नीचर की कमी हो गई है ना, कक्ष में फर्नीचर की कमी के बारे में बताने के लिए। फिर हम लिखेंगे श्रीमान जी निवेदन यह है कि मैं डैश अपना नाम लिखेंगे, कक्षा 6ठी आपका फिर सेक्शन का छात्र। लड़कियां छात्रा लिखेंगी, लड़के छात्र लिखेंगे। छात्र या छात्रा हूँ, हमारी कक्षा में बच्चों की संख्या ज्यादा है, मगर जो है फर्नीचर या फिर बेंच कम है। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं इस वाले को, फिर हम लिख पाएंगे कम है जिस कारण बच्चों को कक्षा में बैठने में परेशानी हो रही है। ठीक है। सीट न मिलने के कारण पढ़ाई भी बाधित होती है। फिर हम लिखेंगे क्या आपसे अनुरोध है कि आप हमारी कक्षा के लिए फर्नीचर की क्या करनी है? पूर्ति कराने के लिए उचित कदम उठाएं। है ना, अनुरोध करना है, ऑर्डर नहीं देना है, रिक्वेस्ट करनी है ना। फिर हम लिखेंगे आपकी अति कृपा होगी। आपकी अति लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं, कृपा होगी। फिर हम धन्यवाद करेंगे प्रिंसिपल सर का, धन्यवाद, और उसके बाद अपना नाम लिख देंगे, आपका आज्ञाकारी। लड़कियां शिष्य भी देखो बच्चों, यहाँ पर कई बार शिष्य लिखा पाता है, जरूरी नहीं है शिष्य नहीं लिखा जा रहा था, आप छात्र भी लिख सकते हैं। लड़कियां शिष्या भी लिख सकती हैं, और यदि आपको इसको शब्द को लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही तो आप छात्रा लिख दीजिए, आपकी आज्ञाकारी छात्रा, अपना नाम, फिर अपनी कक्षा और रोल नंबर लिख देंगे। इस तरीके से आपने पूरा करना है। अब यहाँ पर एक और दिया गया, दोनों में से आपको एक लिखना है। जैसे यहाँ है आपका नाम महेश या महिमा है, आप अपने बड़े भाई या बड़ी बहन को पत्र लिखकर बताइए कि आपने विद्यालय में आयोजित हुई वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है दौड़ में। अब ये जो है अनौपचारिक पत्र है, आप इसमें जो है अपने भाई बहन को लिखकर बताएंगे कि आपने जो है स्थान प्राप्त किया है प्रथम, तो इसको भी आप लिख देंगे, वैसे भी आपको एक चॉइस मिलेगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया यहाँ पर? प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि प्रश्न 10, नीचे दिए गए चित्रों में मिट्टी के गुणों को बताने वाले शब्दों को लिखिए। जैसे मिट्टी के बारे में, मिट्टी के लिए प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे हमने सुना है मिट्टी क्या होती है? मुलायम होती, मुलायम मिट्टी। फिर हमने सुना है उपजाऊ मिट्टी। फिर इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि मिट्टी अनुपजाऊ भी होती है ना, अनुपजाऊ भी होती है। इसके बाद मुलायम हो गई,
इसके बाद आप लिख सकते हैं, जैसे हम बात करें कि मिट्टी उपजाऊ हो गई, मुलायम हो गई और जो है काली मिट्टी हो गई, ठीक है। और इसके भी अलावा यदि बात करनी है हमें लिखने के लिए, तो हम और भी ढेर सारे शब्द हम यूज कर सकते हैं, जिनमें से उपजाऊ के अलावा यदि हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं काली मिट्टी। हाँ, एक बहुत ही फेमस शब्द है, जैसे रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। और जिस मिट्टी में नमी होती है तो उसको हम नम मिट्टी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा काली मिट्टी हो गया, इसके अलावा भुरभुरी मिट्टी भी होता है, भुरभुरी, ठीक है। काली मिट्टी, पीली मिट्टी होती है, ठीक है। और भाई बहुत सारे तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा छठी कक्षा का पेपर हिंदी का। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा पेपर समझ आ गया है। इसमें सिर्फ हमने एक चीज को हल नहीं किया है, वो है अनौपचारिक पत्र है, अनौपचारिक अनौपचारिक पत्र को लिखना। आप, मुझे उम्मीद है कि आप जो जानते होंगे कि महिमा है आप, या फिर आप जो है, और क्या नाम दिया गया था इसमें, महिमा के अलावा महेश है, महेश है या फिर आप महिमा है। तो आप अपनी बड़ी बहन को बताएंगे कि आपने जो है क्या कर लिया है, कि आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया दौड़ में। तो आप इसको इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो दिनांक लिख दी अपनी, दिनांक लिखने के बाद में फिर आप अपना पता लिखेंगे, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। फिर उसके बाद आपने लिखना है कि मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बड़ी बहन, है ना। फिर हम लिख सकते हैं, जैसे बड़ी बहन है तो हम नमस्ते करेंगे, नमस्ते, या फिर जो है प्रणाम भी हम लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे, आपको यह जानकर, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी, खुशी होगी कि मैंने विद्यालय में आयोजित वार्षिक वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता, खेल कूद प्रतियोगिता के की दौड़ प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और मैंने इस दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर, स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीतकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, है ना। फिर बाद में हम लिख देंगे जो है प्रथम स्थान, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसके बाद हम लिखेंगे मैं भविष्य में भी, भविष्य में भी ऐसे ही कामयाबी प्राप्त कर आपको और माता पिता को खुश करूंगी। आपकी छोटी बहन, या आपकी छोटी बहन हो गया, या आपका छोटा भाई बहन महिमा। तो इस तरीके से हमने ये अनौपचारिक पत्र लिख देना। तो चलिए, ये थी हमारा पेपर पूरा, कक्षा क्लास सिक्स, क्लास सिक्स हिंदी, जो अभी हमने सोल्व किया है। आई होप कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और एजुकेशन फर्स्ट फैमिली का जो है बहुत सारा जो है वेलकम, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से यदि जुड़े हैं तो ढेर सारा स्वागत है। यदि आपने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा आप इस पेपर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें और इसके अलावा आप जो है हमें कमेंट भी करें, शेयर के अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल है हमारा, व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमें फॉलो करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जिस पर आपको सभी पेपर के पीडीएफ और जो है लिंक वीडियो के मिलते रहेंगे, उस पर भी आप ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और लिंक पर जाकर क्लिक करके आप जो है ज्वाइन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पेपर में पेपर के साथ डिस्कशन करेंगे और तब तक के लिए आप बने रहिए एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल पर। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।